A very good morning to all of you. Today we will study about the discrete mathematics. First of all, we know that what is discrete mathematics. आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का क्या मतलब है? यहाँ मैं आपको डिस्क्रीट का मतलब एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज़ हमारा कॉलेज है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो पूरे कॉलेज का फॉर्मेशन हुआ है वो उन सारे डिपार्टमेंट्स से मिलकर हुआ है। तो जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से जैसे हमारे कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में बहुत सारी क्लासेस हैं और वो डिपार्टमेंट उन सारी क्लासेस से मिलकर बनाए, तो वो जो क्लासेस हुई इंडिविजुअली वो सारी क्लासेस डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हुए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो सिमिलरली डिस्क्रीट मैथ्स जो होती है वो मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है। और वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं कौन से? वो मैथ्स के वो पोर्शंस या वो पार्ट हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेबल हैं या जो इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में। तो हमने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मैथ्स का पोर्शन है उनको कंबाइन करके एक नई मैथ्स की ब्रांच बनाई है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नाउ द फर्स्ट यूनिट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द मैथमेटिकल लॉजिक. Mathematical logic actually the basic foundation of discrete maths. मैथमेटिकल लॉजिक हमारी डिस्क्रीट मैथ्स की बेसिक फाउंडेशन मीन्स नींव है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमें मकान बनाने के लिए सबसे पहले नींव बनानी पड़ती है, वैसे ही डिस्क्रीट मैथ्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें पहले मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ने पड़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में समझेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक होता क्या है। द लॉजिक प्रोवाइड्स द रूल्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर अ गिवन आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट। मीन्स लॉजिक हमें कुछ रूल्स बताते हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है या जो रीजनिंग है या जो हमें दी हुई प्रॉब्लम है वो करेक्ट है या नहीं है, वो सही है या नहीं। ये हम किसकी हेल्प से पता लगाते हैं? लॉजिक की हेल्प से। तो लॉजिक के थ्रू हमें ऐसे रूल्स मिलते हैं जिनसे हम किसी भी दी हुई आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग को के बारे में ये पता लगाते हैं कि वो सही है या नहीं है। अब कंप्यूटर साइंस में इसका क्या रोल है? इन मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग इज यूज टू प्रूव द थ्योरम्स। मैथ्स में तो हम लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इट इज़ यूज टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपने बनाया है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो प्रोग्राम आपका सही है या नहीं है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लॉजिक्स का यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो मैथमेटिकल लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक हमें एक ऐसे रूल्स देते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग को चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। मैथ्स में हम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस में हम प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज द स्टेटमेंट। Now what is a statement? Statement क्या होता है? A statement or proposition is a sentence which is either true and false but not both.
एक स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो सही होता है या फिर गलत होता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस जो या तो सही हो या फिर गलत हो, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ब्लड इज ग्रीन। आप सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रीन नहीं होता है, वो कैसा होता है? रेड होता है। इसका मतलब कि हमने जो सेंटेंस लिखा ब्लड इज ग्रीन, वो कैसा है? गलत है। यानी कि इस सेंटेंस की एक वैल्यू है फॉल्स। इसलिए हमने देखिए ये आगे बताया है, इट इज अ स्टेटमेंट बिकॉज इट हैज फॉल्स वैल्यू। ठीक है? अनदर एग्जाम्पल इज 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। आप बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट है? क्या इस सेंटेंस की कोई वैल्यू है, इधर ट्रू और फॉल्स? नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं मालूम। अगर हमें x की वैल्यू मालूम होती तो हम ये बता पाते कि हमारा ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत। Therefore, it is not a statement because it is true or false depending upon the value of x। क्योंकि ये पूरा सेंटेंस हमारा x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इसलिए ना तो इसकी वैल्यू सही है और ना ही इसकी वैल्यू गलत है, इसलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? तो स्टेटमेंट हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस है जो या तो सही होता है या फिर गलत होता है। मीन्स उसकी कोई वैल्यू होती है, इधर ट्रू और फॉल्स। द नेक्स्ट थिंग इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। These two values, true or false, are called truth value of a statement। यही दोनों वैल्यूज सही या गलत ही उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज कही जाती हैं। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कैन हैव वन एंड ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, नेमली ट्रू और फॉल्स। किसी भी स्टेटमेंट की एक टाइम पर एक ही तो वैल्यू हो सकती है, वो या तो सही होगा या फिर गलत होगा। The next thing is the negation of a statement। Suppose P be the statement, the negation of P is the statement denoted by negation of P। This is the symbol of negation P, and it is true means the negation of P is true when P is false, or vice versa means if P is true then its negation is false। मीन्स P और negation P, या आप कह सकते हैं P और जो P का negation है, negation of P, वो दोनों अपोजिट वैल्यूज के होते हैं। अगर P ट्रू है तो negation P false होगा, अगर P false है तो negation P ट्रू होगा। The negation of a statement is generally formed by using not at a proper place। निगेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है P, उसमें प्रॉपर प्लेस पर नॉट अप्लाई करते हैं। एक और तरीका भी होता है निगेशन बनाने का। आप क्या कर सकते हैं, बाय राइटिंग इट इज फॉल्स दैट इन दी बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना होगा इट इज फॉल्स दैट, और उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिख देंगे, तब दिए हुए स्टेटमेंट का आपको निगेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक स्टेटमेंट लिया है P। जो स्टेटमेंट है दिल्ली इज अ सिटी। इस स्टेटमेंट का हमने निगेशन कैसे बनाया, मतलब अपोजिट कैसे करा हमने इसका, दिल्ली इज नॉट अ सिटी। हमने जस्ट नॉट को क्या करा, एक प्रॉपर प्लेस पे फिट करा, जिसकी हेल्प से हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट था हमें उसका निगेशन P मिल गया है। ठीक, अब इसी तरीके से
अगर आप दूसरी तरीके से निगेशन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्टेटमेंट दिया था P, दिल्ली इज अ सिटी, उसके स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इट इज़ फॉल्स दैट और लगा दिया, और उसके बाद हमने अपना स्टेटमेंट लिख दिया दिल्ली इज अ सिटी। तो हमारा जो निगेशन P हो गया वो हो गया इट इज़ फॉल्स दैट दिल्ली इज अ सिटी। क्लियर है? बहुत इजी है। किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन बनाने के लिए आप या तो उसमें सही जगह पर नॉट लगा दीजिए या फिर स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में लिख दीजिए इट इज़ फॉल्स दैट, और सिंपली आपको दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मीन्स होता है कि आप दो स्टेटमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर दें, जोड़ दें, अटैच कर दें विद द हेल्प ऑफ एंड, AND, एंड से अगर आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो जो नया स्टेटमेंट बनता है वो उन दोनों स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन कहलाता है। तो द टू स्टेटमेंट्स कैन बी combined by a connective and to form a new statement. The conjunction of two statements P and Q is a statement P and Q. ये जो हमारा सिंबल है ये हमारा कंजंक्शन का सिंबल है। हमने P और Q का कंजंक्शन कर दिया तो हम इसको लिखते हैं P कंजंक्शन Q, या इसको हम बोलते हैं P and Q विच इज़ ट्रू। अभी जो नया स्टेटमेंट होगा इसकी वैल्यू ट्रू होगी व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू, जब P और Q दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, एंड इज फॉल्स अदरवाइज। और इस कंजंक्शन की वैल्यू फॉल्स होगी अगर P और Q दोनों में से कोई भी एक या दोनों फॉल्स होंगे। क्लियर है? अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स P और Q ट्रू हैं तो उनका कंजंक्शन P एंड Q भी ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों फॉल्स होते हैं तो उनका जो कंजंक्शन होगा वो फॉल्स होगा। यहाँ हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, राम इज ऑनेस्ट, और एक और स्टेटमेंट है रहीम इज ऑनेस्ट। देन P और Q का जो कंजंक्शन हुआ P एंड Q वो क्या होगा, राम एंड रहीम आर ऑनेस्ट। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको सिंपली एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? राम इज ऑनेस्ट एंड रहीम इज ऑनेस्ट। दोनों तरीके से आप दिए हुए दोनों सेंटेंस का कंजंक्शन कर सकते हैं या दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स से P और Q, दो स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास होते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट्स की दो दो वैल्यूज होंगी, एक ट्रू और एक फॉल्स। P की भी दो वैल्यूज होंगी और Q की भी दो वैल्यूज होंगी। तो दोनों की दो दो वैल्यूज के टोटल कॉम्बिनेशन हम कितने बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं। एक तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, और दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हो। अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट लेंगे यानी कि उनका कंजंक्शन करेंगे, P एंड Q निकालना है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, P और Q अगर दोनों ट्रू हैं तो उनका कंजंक्शन भी कैसा होता है? ट्रू होता है। और अगर P और Q में से कोई एक भी फॉल्स होता है तब उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो कैसा होता है? फॉल्स होता है। इसका मतलब कि जो कंजंक्शन है वो सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होते हैं। ठीक है? क्लियर है? दो स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन करने के लिए हम उनके बीच में एंड लगा देते हैं, और वो जो कंजंक्शन करने के बाद नया स्टेटमेंट मिलता है उसकी वैल्यू ट्रू होती है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। नेक्स्ट है हमारा डिसजंक्शन। डिसजंक्शंस में भी हम क्या करते हैं, हम
दो दिए हुए स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, जैसे अभी हमने कंजंक्शन में भी दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा था, पर उसमें हमने जो कनेक्टिव जो वर्ड यूज़ किया था वो कौन सा था, एंड था। लेकिन डिसजंक्शन में हम क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते तो हैं, पर वो जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ और, ओ आर, और से हम अगर दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दें तब हमें उन दोनों स्टेटमेंट्स का रिजल्टेंट मिलता है, और वो उन दोनों स्टेटमेंट्स का डिसजंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो द डिसजंक्शन of the two statements P and Q is a statement P disjunction Q, या हम इसको बोलते हैं P और Q, which is true means is जो डिसजंक्शन की वैल्यू है वो ट्रू कब होगी, when either one or both of P and Q are true, जब कोई भी एक या फिर दोनों P और Q ट्रू होंगे तब तो डिसजंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज उस डिसजंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। यानी कि ये जो डिसजंक्शन है P और Q, ये हमारा फॉल्स कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट P और Q फॉल्स हों तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, स्लीपिंग इज प्लेजेंट, अनदर स्टेटमेंट है Q, आई एम स्ट्रॉन्ग, और हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स P और Q का डिसजंक्शन निकालना है, यानी कि हमें P और Q कैलकुलेट करना है या P और Q फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे स्लीपिंग इज प्लेजेंट, देन बीच में हमने कंजंक्शन करा, सॉरी डिसजंक्शन करा हमने विद द हेल्प ऑफ और देन हमने दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी हमने इन दोनों स्टेटमेंट स्लीपिंग इज प्लेजेंट और आई एम स्ट्रॉन्ग को डिसजंक्शन, या आप कह सकते हैं वर्ड और की हेल्प से कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनाया P और Q, और ये P और Q हमारे दिए हुए स्टेटमेंट का डिसजंक्शन कहलाता है। क्लियर है, दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन निकालने के लिए हम दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में और लगा देते हैं। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अगेन हमने दो स्टेटमेंट लिए P और Q, मैंने आपको जैसा कि कंजंक्शन में बताया था कि दो स्टेटमेंट्स में उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ के टोटल कॉम्बिनेशन 4 हो सकते हैं, या तो दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और दोनों फॉल्स। तब इन दोनों स्टेटमेंट का जो रिजल्टेंट होगा या इन दोनों का जो डिसजंक्शन होगा P और Q, वो मैंने बताया था कब ट्रू होता है, जब दोनों में से कोई भी एक या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों P और Q ट्रू हैं तो उनका रिजल्ट भी ट्रू आया। यहाँ पर P ट्रू है इसलिए रिजल्टेंट ट्रू है, यहाँ पर Q ट्रू है इसलिए रिजल्टेंट ट्रू है। पर लास्ट में देखिए आप, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो उस केस में उनका जो डिसजंक्शन होता है वो भी फॉल्स होता है। यानी कि डिसजंक्शन आपका कब फॉल्स हुआ, जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स थे तब तो डिसजंक्शन की वैल्यू फॉल्स आई, अदरवाइज डिसजंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज एटॉमिक स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है, अभी तक स्टेटमेंट पढ़ा था, जस्ट एक ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है वो हमारा स्टेटमेंट होता है। पर एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट विच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एन एटॉमिक स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बाकी किसी भी या दूसरे स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मतलब कि जो सिंगल स्टेटमेंट होता है अपने आप में वो हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक स्टेटमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है।
इसलिए ये जो स्टेटमेंट हुआ राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्या हुआ, ये हमारा एटॉमिक स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो दूसरे स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं वो सब एटॉमिक स्टेटमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। आपने कंपाउंड वर्ड सुन रखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जब दो या दो से अधिक एटम या अणु कंबाइन करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। यानी दो चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तभी तो कंपाउंड बनता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसी तरीके से ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इज अ स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बाकी स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, या जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, वो स्टेटमेंट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। क्लियर है? एटॉमिक स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड स्टेटमेंट का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज ऑनेस्ट एंड रहीम इज पुअर। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो मोहन इज ऑनेस्ट और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रहीम इज पुअर। तो हमने इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़कर एक नया स्टेटमेंट बनाया है। इसलिए जो पूरा स्टेटमेंट है मोहन इज ऑनेस्ट एंड रहीम इज पुअर, ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। पर ये जो स्टेटमेंट था हमारा राम इज अ गुड बॉय, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q, तब जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशन का मतलब अगर हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर पहले वाले की ये पर्टिकुलर वैल्यू है तब दूसरे वाले की ये वैल्यू होगी, तब या पहला अगर होगा तो उस केस में ही हमारा दूसरा स्टेटमेंट होगा या दूसरी कंडीशन होगी। तब इस टाइप के जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर कोई कंडीशन लगी हुई है स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन में तब वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं इफ़ P एंड Q आर गिवन स्टेटमेंट्स देन द स्टेटमेंट इफ़ P देन Q। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है इफ़ P देन Q, यानी कि जब P होगा तभी उस केस में वो Q होगा। डिनोटेड बाय P इम्प्लाइज Q, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। तो ये हमारा कहलाता है P इम्प्लाइज Q, या आप कह सकते हैं इफ़ P देन Q। तो ये जो स्टेटमेंट होता है P इम्प्लाइज Q, यही हमारा दिए हुए दोनों स्टेटमेंट P और Q का कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका है वो हमारा है P इम्प्लाइज Q। ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, आई एम हंग्री, और एक दूसरा स्टेटमेंट है Q, आई विल टेक फूड। अब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि P इम्प्लाइज Q बनाना है। तो आपने पढ़ा था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसे हम P इम्प्लाइज Q से डिनोट करते हैं, और वो मिलता कैसे है हमें, जब आप पहले स्टेटमेंट P के आगे इफ लगा देते हैं और दूसरे स्टेटमेंट Q के आगे देन लगा देते हैं। तो हमें पहले स्टेटमेंट के आगे P और दूसरे के आगे देन लगाकर पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा इफ P देन Q, तब हमें दिए हुए दोनों स्टेटमेंट्स का कंडीशनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। हमारे पास पहला स्टेटमेंट था आई एम हंग्री, तो हमने पहले स्टेटमेंट आई एम हंग्री से पहले इफ लगा दिया, तो हमने लिखा इफ आई एम हंग्री। और दूसरा स्टेटमेंट था आई विल टेक फूड, उसके पहले लगा दिया देन, और पूरे स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखा इफ आई एम हंग्री देन आई विल टेक फूड। तो ये जो नया स्टेटमेंट आया हमारा
इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल टेक फूड, ये हमारा दिए हुए दोनों स्टेटमेंट का क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट का कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट के आगे आप क्या करोगे, इफ लगाओगे, और दूसरे स्टेटमेंट के आगे देन लगाकर आप पूरे स्टेटमेंट को एक साथ लिख देंगे, तो हमें दिए हुए दोनों स्टेटमेंट्स का कंडीशनल स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट के ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 हो गए। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमें उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, आप इसमें इसे आसानी से याद करने के लिए इसकी एक कंडीशन को याद रखिए, बाकी 3 कंडीशंस अपने आप मिल जाएंगी। कैसे, सेकंड वाली कंडीशन को देखिए, इसमें आप याद रखिएगा कि अगर पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है, तब जो रिजल्टेंट होगा यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तब तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो आप इसमें एक को याद रखिए, सेकंड वाली को, बाकी सारे आपके उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्टेंट फॉल्स होता है, अदरवाइज रिजल्टेंट हमारा ट्रू होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे अभी कंडीशनल स्टेटमेंट था उसमें आपकी कंडीशन थी इफ पी देन क्यू, वहां सिर्फ सिंगल कंडीशन थी इफ पी देन क्यू। बाई का मतलब होता है दो, यानी अब यहां पर आपकी डबल कंडीशन चलेगी। एक कंडीशन होगी इफ पी देन क्यू और दूसरी कंडीशन होगी इफ क्यू देन पी, यानी आपकी कंडीशन दोनों तरफ से चलेगी, पी से क्यू की तरफ और क्यू से पी की तरफ। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दोनों तरफ से कंडीशन हो वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं इफ पी एंड क्यू आर गिवन स्टेटमेंट्स देन द स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये कंडीशन है हमारी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसी को हम बाई कंडीशनल कहते हैं, डिनोटेड बाय, और इसको लिखते कैसे हैं, पी बाई कंडीशनल क्यू। ये जो सिंबल है हमारा जिसमें दोनों तरफ एरो है वो हमारा बाई कंडीशनल का सिंबल कहलाता है, यानी कि जो कंडीशन है वो दोनों तरफ चल रही है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दोनों तरफ कंडीशन होती है, पी से क्यू और क्यू से पी की तरफ, वो हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P 5 इज प्राइम और दूसरा स्टेटमेंट है Q 2 + 2 = 4। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि था कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है P और Q, तो जो स्टेटमेंट होता है P इफ एंड ओनली इफ Q, वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, एक्चुअली पहले और दूसरे स्टेटमेंट के बीच में हमें ये लिखना होता है इफ एंड ओनली इफ। तो हमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मिल जाता है दोनों दिए हुए स्टेटमेंट्स का। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, पहला स्टेटमेंट लिखा 5 इज प्राइम, फिर लिखा इफ एंड ओनली इफ, और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया 2 + 2 = 4। क्लियर है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर आप इफ एंड ओनली इफ लिख देंगे तो वो हमें दोनों स्टेटमेंट्स का बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मिल जाता है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अगेन इसमें दो स्टेटमेंट हैं तो टोटल हमने कॉम्बिनेशन बना लिए 4। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, क्योंकि कंडीशन दोनों तरफ चलती है, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है P और Q पर। तो अगर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स P और Q सेम स्टेट में होते हैं, या तो दोनों ट्रू हों या फिर दोनों फॉल्स हों, तो उस केस में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है। और अगर दोनों अपोजिट हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होती है।
ठीक है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में इफ एंड ओनली इफ लगा देते हैं। और बाई कंडीशनल की जो वैल्यू होती है वो कैसे मिलती है हमें, जब दोनों सेंटेंस या दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सेम स्टेट में होते हैं, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होते हैं, सेम है तो वैल्यू फॉल्स, अदरवाइज वैल्यू ट्रू होती है। तो ये हमारा हो गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें दोनों तरफ से हमारी कंडीशन चलती है। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा था, P इम्प्लाइज Q, और हम उसका कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना चाहते हैं, तो जो P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है उसका अगर मुझे कन्वर्स निकालना है, तो कन्वर्स निकालने में क्या होगा, P इम्प्लाइज Q का जो कन्वर्स होता है वो होता है Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q होता है इफ P देन Q, यानी कि तो उसका कन्वर्स क्या हो गया, इफ Q देन P। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हैं P इम्प्लाइज Q का, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो वो हमारा होता है इनवर्स निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, यानी कि इफ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। जहां पर निगेशन आप जानते ही हैं, निगेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अगेन मैं बताता हूं। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका निगेशन बनाने के लिए हम उसमें नॉट लगा देते हैं। तो आप क्या करोगे, इनवर्स निकालने के लिए पहले तो लगाओगे इफ, फिर पहले स्टेटमेंट में नॉट लगाकर उसका निगेशन लगाओगे, फिर लिखोगे देन, और फिर दूसरे स्टेटमेंट में नॉट लगाकर उसका निगेशन लिख दोगे। तो हमें दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, पहले दूसरे स्टेटमेंट के आगे निगेशन लगाया, इम्प्लाइज किया उसे पहले स्टेटमेंट के निगेशन पर। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन, सॉरी निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। क्लियर है। कन्वर्स निकालने के लिए हम P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो हम वो होता है Q इम्प्लाइज P, इनवर्स होता है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इफ आई एम हंग्री देन आई विल टेक फूड। पहले तो आप ये चेक करिए कि क्या ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखिए इसमें पहले लगा इफ और ये बीच में लगा हुआ है देन, यानी कि ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला स्टेटमेंट हुआ P, वो क्या हुआ, आई एम हंग्री, और जो दूसरा स्टेटमेंट है Q, वो क्या हुआ, आई विल टेक फूड। ठीक है। तो अगर आप इसका कन्वर्स निकालना चाहते हैं तो कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। इसका मतलब आप पहले लिखेंगे इफ, देखिए जब कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो इफ के बाद यहाँ P लिखा है तो P वाला स्टेटमेंट लिखा, फिर देन के बाद Q लिखा है तो Q वाला स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पर लिखा है कन्वर्स में Q इम्प्लाइज P, तो इफ लिखा, यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है Q, तो हमने पहले Q वाला स्टेटमेंट लिख दिया, आई विल टेक फूड, फिर देन लगाया, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ P, तो P की वैल्यू लिख दी आई एम हंग्री। तो P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स हो गया इफ आई विल टेक फूड देन आई एम हंग्री। क्लियर। बस हमने क्या करा, जो P और Q की वैल्यूज थी उनको इंटरचेंज कर दिया कंडीशनल स्टेटमेंट में, P की जगह पर लिख दिया Q और Q की जगह पर लिख दिया P। नेक्स्ट अब हमारा इनवर्स है। इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, निगेशन P का इम्प्लीकेशन निगेशन Q पर करना होगा। तो पहले हमें लिखना है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है तो सबसे पहले तो आएगा इफ। अब पहला स्टेटमेंट है निगेशन P, तो मुझे P का निगेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर P क्या है, आई एम हंग्री,
इसका निगेशन क्या होगा, आई एम नॉट हंग्री। तो आपने पहले इफ लिखा, फिर पहला स्टेटमेंट था निगेशन पी, उसको लिखा आई एम नॉट हंग्री, फिर लगाया देन, उसके बाद है निगेशन क्यू। तो निगेशन क्यू क्या था, पहले आप देखेंगे क्यू कितना था, क्यू था आई विल टेक फूड। इसका निगेशन कैसे बनेगा, आई विल नॉट टेक फूड। तो P इंप्लाइज Q का जो इन्वर्स हुआ वो हो गया इफ आई एम नॉट हंग्री देन आई विल नॉट टेक फूड। क्लियर है। तो अब हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपने अभी सीखा था कितना होता है, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। तो है पहले इसमें है निगेशन Q, तो आप इफ के बाद निगेशन Q लिखेंगे, यानी कि आई विल नॉट टेक फूड, देन लगाएंगे उसके बाद, और फिर निगेशन P लिखेंगे, और वो कितना हो जाएगा, आई एम नॉट हंग्री। तो इफ आई विल नॉट टेक फूड देन आई एम नॉट हंग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिए हुए स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होगा लेकिन ईजी है। कन्वर्स निकालने के लिए P और Q की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दो, P की जगह पर Q लिख दो, Q की जगह पर P। इन्वर्स के लिए क्या करोगे, बस P की जगह पर निगेशन P आ जाएगा और Q की जगह पर निगेशन Q आ जाता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारा एक तरीके से कन्वर्स से थोड़ा सा रिलेटेड है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए ये जो कन्वर्स में पहला स्टेटमेंट Q है उसका निगेशन कर दो, और जो दूसरा स्टेटमेंट P है उसका भी निगेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, और उनके कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाइए। तो जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये क्लियर होता जाएगा। अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट या प्रपोजिशनल फंक्शन है, प्रपोजिशनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनाया है, वही हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाता है। मतलब आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिए जैसे P Q R, और सपोज उनके अंदर कुछ कनेक्टिव्स लगा दिए एंड या और उनकी हेल्प से, या आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया या बाई कंडीशनल यूज़ करा, और उन सब की हेल्प से आपने एक नया स्टेटमेंट बनाया या एक नया फंक्शन बनाया, वो हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाता है। वो फंक्शन जो है, अगर जितनी भी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हैं उन सब के लिए कैसा हो, ट्रू हो जाए। A statement of propositional function which is true for all possible truth values of its propositional variables। propositional variables होते हैं हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं P Q R, ये सब हमारे propositional variables कहलाते हैं। तो अगर propositional variables की सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे propositional function की वैल्यू कैसी हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। सिंपली आज समझिए इसको दूसरे वर्ड्स में, जैसे सपोज आपने अभी ट्रुथ टेबल पढ़ रही थी, कंजंक्शन की, डिसजंक्शन की, कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो अगर आपका जो फाइनल स्टेटमेंट या जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, आप उसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे, और अगर ट्रुथ टेबल में उस दिए हुए फंक्शन की सारी वैल्यूज ट्रू आ जाती हैं, ठीक है, अगर सारी वैल्यूज दिए हुए फंक्शन की ट्रू आ जाती हैं, तो वो जो फंक्शन या स्टेटमेंट होता है वो हमारा टोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, P डिसजंक्शन निगेशन P इज अ टोटोलॉजी। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गया P और एक हो गया निगेशन P उसका, और हमने उन दोनों का डिसजंक्शन किया है या और किया है हमने। तो हम इसकी क्या करेंगे, पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल हमने बनाई, P एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास। जब दो, देखिए देखने में तो आपको लग रहा है कि P और निगेशन Q दो स्टेटमेंट हो गए, पर एक्चुअल में निगेशन P की ही हेल्प से बनता है।
तो इसको हम सिंगल स्टेटमेंट मानते हैं। अगर यहाँ पर Q होता या R होता तो हम एक से ज़्यादा कंसीडर करते हैं अपनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आप अगर सिंबल्स में देखें या आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेट देखें तो वहाँ सिर्फ P और P अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट की हमारी कितनी ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं? 2 वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हमने ट्रुथ टेबल में P की 2 वैल्यूज़ लिख दी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब हमने इस P की हेल्प से क्या करा? इसका निगेशन बनाया। निगेशन क्या होता है? दिए हुए स्टेटमेंट का अपोजिट या उल्टा होता है। तो अगर P हमारा देखिए ट्रू था तो निगेशन P कैसा हो गया? फॉल्स। और जब P फॉल्स था तो निगेशन P कैसा हो गया? ट्रू हो गया। अब मुझे इन दोनों स्टेटमेंट का क्या करना है? डिसजंक्शन करना है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन करने के लिए आपको डिसजंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसमें क्या होता था कि अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है दोनों में से, या दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू मिलता था। तो इसमें देखिए पहली कंडीशन में P ट्रू है और दूसरे वाले में निगेशन P की वैल्यू ट्रू है। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा? ट्रू होगा। ठीक है। तो P डिसजंक्शन निगेशन P की दोनों वैल्यूज ट्रू आ गई। तो यही मुझे स्टेटमेंट दिया हुआ था यहाँ पर, और इसकी सारी वैल्यूज कैसी हैं? देखिए इसकी टेबल में ट्रू है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशनल फंक्शन हुआ वो क्या हो गया? एक टोटोलॉजी। तो आपको सिंपल जस्ट कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे? दिए हुए स्टेटमेंट की बस सिंपल ट्रुथ टेबल बना लीजिए, और ट्रुथ टेबल में अगर उस दिए हुए स्टेटमेंट या दिए हुए फंक्शन की सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएं तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। और इसी तरह टोटोलॉजी की तरह दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट या प्रोपोजिशनल फंक्शन है, वो अपने सारे प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के लिए कैसा हो जाए? फॉल्स हो जाए। टोटोलॉजी में था कि वो ट्रू हो जाए सबके लिए, और कॉन्ट्राडिक्शन में था कि वो सबके लिए कैसा हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो वो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशनल फंक्शन हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। तो जैसा आपने टोटोलॉजी में पढ़ा था, आपने ट्रूथ टेबल बनाई थी और सारी वैल्यूज ट्रू आ गई थी तो वो टोटोलॉजी था। इसी तरीके से अगर सारी वैल्यूज फॉल्स आ जाती हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है P एंड निगेशन P। तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में देखिए P और निगेशन P की सारी वैल्यूज कैसी हैं? फॉल्स हैं। इसका मतलब कि ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अगर सारी वैल्यूज ट्रू तो वो टोटोलॉजी, अगर सारी वैल्यूज ट्रुथ टेबल में फॉल्स तो वो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। कॉन्ट्राडिक्शन का एक और नाम भी होता है फॉलेसी, FALLACY, फॉलेसी। इसके बाद अब एक रिमार्क है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने देखा कि हमारी सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, अगर सारी वैल्यूज फॉल्स हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। पर अगर सारी वैल्यूज ना तो ट्रू हैं और ना ही फॉल्स, तब वो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है देखिए, अ प्रपोजिशन दैट इज नीदर अ टोटोलॉजी, यानी उसकी सारी वैल्यूज ट्रू नहीं है, नॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी सारी वैल्यूज फॉल्स भी नहीं है, इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। तो ऐसा स्टेटमेंट या प्रोपोजिशनल फंक्शन जिसकी सारी वैल्यूज ना तो ट्रू हों और ना ही जिसकी सारी वैल्यूज फॉल्स हों, वो हमारा कॉन्टीजेंसी कहलाता है। ठीक है। सारी ट्रू तो टोटोलॉजी, सारी फॉल्स तो फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो वो कॉन्टीजेंसी कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट को आप एक तरीके से इक्वल मान सकते हैं। जैसे कोई भी दो चीज़ें होती हैं वो इक्वल कब होती हैं? जब वो देखने में बिल्कुल एक सी हों, तभी तो आप उनको इक्वल कहेंगे। या दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही दो स्टेटमेंट्स कब इक्वल होते हैं? दो स्टेटमेंट्स P एंड Q आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट और equal if they have identical truth values।
क्या मतलब हुआ इसका? अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q, कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं, मैं उनकी ट्रुथ टेबल बनाऊं और दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं ट्रुथ टेबल में वो सेम आ जाएं, यानी कि जो वैल्यूज P के कॉलम में हों वही वैल्यूज Q के कॉलम में भी हों, तो वो दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कैसे कहलाते हैं? इक्विवेलेंट कहलाते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। सपोज हमने एक स्टेटमेंट लिया P एंड निगेशन P और Q, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? सिर्फ Q आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये पूरा है हमारे पास और दूसरा स्टेटमेंट है सिर्फ ये। मुझे इन दोनों स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, यानी कि जो ट्रुथ वैल्यूज इसकी होंगी और जो ट्रुथ वैल्यूज इसकी होंगी वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आइए इनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बनाई है इनकी। पहले हम देखिए इस पूरे फंक्शन में दो अल्फ़ाबेट्स हैं, एक तो P और एक Q। इसका मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हमें पहले से कंसिडर करने पड़ेंगे और दो के लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर निगेशन P की भी ज़रूरत थी, तो हमने P की हेल्प से निगेशन P भी निकाल लिया। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम पहले ब्रैकेट को प्रियोरिटी देते हैं, यानी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमने P का कंजंक्शन निगेशन P से कर दिया, तो यहाँ P और निगेशन P के कंजंक्शन की डेफिनेशन से उन दोनों का कंजंक्शन निकाला। फिर जो रिजल्ट आया उसका डिसजंक्शन करा Q के साथ, तो इस पूरे रिजल्ट का डिसजंक्शन हमने Q के साथ करा। तो इसका और इसका कंजंक्शन किया तो ये हमें रिजल्ट मिला। इसमें देखिए वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेटमेंट था Q, वो हमारे पास ऑलरेडी उसकी वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स। तो Q की वैल्यूज और देखिए इस वाले स्टेटमेंट की वैल्यूज दोनों कैसी हैं? सेम है। दोनों में ही ट्रू फॉल्स आ रहा है ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हुए वो कैसे हो गए? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गए। तो सिंपल दो स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम उनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और अगर ट्रुथ टेबल में उनकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सेम आ जाती हैं तो वो दोनों हमारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डुअलिटी। लॉ ऑफ डुअलिटी में क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के डुअल्स कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब आपको अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ हो, आप उसमें कुछ चेंजेस करें और दूसरा अपने आप मिल जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के डुअल्स होंगे। यानी कि किसी एक स्टेटमेंट का डुअल निकालने के लिए हमें उसमें कुछ चेंज करके नया स्टेटमेंट बनाना होगा, और वो नया स्टेटमेंट जो बनेगा, तो जो स्टेटमेंट दिया था और जो स्टेटमेंट हमने बनाया वो दोनों एक दूसरे के डुअल होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमें चेंज करना क्या है, कैसे हम एक स्टेटमेंट का डुअल निकालेंगे। तो देखिए, two statements P and Q are said to be duals of each other if either one can be obtained from the other। एक दूसरे से कैसे मिलेगा? by replacing। हमें क्या रिप्लेस करना होगा? हमें और को एंड से रिप्लेस करना होगा। जहाँ जहाँ और लिखा होगा वहाँ वहाँ एंड लिख दो, और एंड को और से रिप्लेस करना होगा, तो जहाँ जहाँ दिए हुए स्टेटमेंट में एंड लिखा हो वहाँ और लिख दो। टी को F से रिप्लेस करना होगा, यानी जहाँ जहाँ ट्रू लिखा है वहाँ वहाँ फॉल्स कर दो, और F को T से रिप्लेस करना होगा, यानी जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा है वहाँ पर ट्रू कर दीजिए। यानी कि और को एंड से, एंड को और से, ट्रू को फॉल्स से, फॉल्स को ट्रू से अगर हम इंटरचेंज कर दें किसी दिए हुए स्टेटमेंट में, तो हमें दिए हुए स्टेटमेंट का
डुअल मिल जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है P एंड Q, और मैं इसका डुअल निकालना चाहता हूँ। तो डुअल निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे? P एंड Q है मेरे पास, तो मुझे एंड को रिप्लेस करना होगा किससे? और से। तो जो P और Q होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? P एंड Q का डुअल कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी स्टेट्स दैट इफ एनी टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल, अगर कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हैं, जो आपने पढ़ी थी इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, वही, अगर दो स्टेटमेंट्स इक्वल हैं यानी उनके ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम है, तो जो उनके डुअल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दो स्टेटमेंट्स अगर बराबर हैं तो उनके डुअल्स भी बराबर होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहलाता है। डुअल निकालना तो आपको आ गया ना? एक स्टेटमेंट का डुअल निकालने के लिए आपको उस स्टेटमेंट में ये चेंजेस करने होते हैं। आप एंड की जगह पर और लिख दो, और की जगह पे एंड लिख दो, ट्रू की जगह पे फॉल्स लिख दो, फॉल्स की जगह पर ट्रू लिख दो। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा नैंड कनेक्टिव। जैसे आपने पढ़ा था डिसजंक्शन कंजंक्शन, डिसजंक्शन को हम कहते थे और कंजंक्शन को हम कहते थे एंड, वैसे ही यहाँ पर नैंड कनेक्टिव है। नैंड का मतलब ये होता है कि द एंड इज फॉलोड बाय अ नैंड, यानी एंड के आगे एक नैंड और लगा दो। यानी कि जो दो स्टेटमेंट हैं दिए हुए, पहले उनका एंड करो, और जो आंसर आए, जो रिजल्ट आए फाइनल, उसके आगे उसके आगे नॉट और लगा दो। यानी आप उस दिए हुए स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा आपका दो स्टेटमेंट के एंड करने पर, उस स्टेटमेंट का निगेशन कर दो। पहले दो स्टेटमेंट थे हमारे पास, आपने उन दोनों का एंड किया, उससे जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का क्या करा? निगेशन कर दिया। तब जो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा वो दिए हुए दोनों स्टेटमेंट्स का क्या होगा? नैंड कहलाएगा। ठीक है। तो इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स, देन द स्टेटमेंट P, ये नैंड का सिंबल है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं P नैंड Q, इज कॉल्ड द नैंड ऑफ P एंड Q। और इस नैंड का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? इट इज फॉल्स व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड इज ट्रू अदरवाइज। अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं तो इसमें आंसर फॉल्स होता है, और बाकी सारी कंडीशंस में आंसर ट्रू होता है। देखिए इसके ट्रुथ टेबल में क्लियर होगा आपको। हमारे पास दो स्टेटमेंट से P और Q, हमने उसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए। अब हमने उनका नैंड कैलकुलेट करा, P नैंड Q। तो इस नैंड में देखिए जो वैल्यूज आई हैं वो कैसे आई हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो नैंड है वो फॉल्स होता है अगर दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होती हैं। तो यहाँ पर P और Q दोनों ट्रू हैं, तो उनका जो नैंड आया वो तो फॉल्स आया, और बाकी सारे केसेस में नैंड की वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। तो सिर्फ इसमें एक ही केस, ये बिल्कुल हमारा एंड का अपोजिट होता है। एंड में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती थी तो वहाँ पे ट्रू होता था, बाकी सब में फॉल्स होता था। यहाँ पर जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो यहाँ फॉल्स मिलता है और बाकी सारे ट्रू होते हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ नैंड, या आप कह सकते हैं कंजंक्शन का बिल्कुल ये अपोजिट होता है। इसी तरीके से जैसे नैंड हमारा एंड या कंजंक्शन का अपोजिट होता है, वैसे ही जो नॉर है वो हमारा और, या आप कह सकते हैं डिसजंक्शन का अपोजिट होता है। जैसे कि डिसजंक्शन में आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं, जब कोई एक भी ट्रू होता था तो आपको ट्रू मिलता था रिजल्टेंट, और जब दोनों फॉल्स होते थे तो फॉल्स मिलता था। पर नॉर में क्या होता है? नॉर में अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू है, जैसे यहाँ पर दोनों ट्रू,
यहाँ पर P ट्रू है और यहाँ पर Q ट्रू, तो उन तीनों केसेस में तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। पर अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो जो नॉर कनेक्टिव होता है वो हमारा और या डिसजंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर आप नॉर को भूल भी जाते हैं और याद है आपको, तो आप और की ट्रुथ टेबल बनाइए और उसकी सारी वैल्यूज को क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो आपको नॉर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा एक्सॉर कनेक्टिव। और कनेक्टिव तो आपने पढ़ा है, और का मतलब डिसजंक्शन। एक्सॉर कनेक्टिव में क्या होता है, एक्स का मतलब होता है यहाँ पर एक्सक्लूसिव, यानी कि अब हमें एक्सक्लूसिव और कनेक्टिव पढ़ना है। तो इफ P एंड Q आर द टू स्टेटमेंट्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, देन द स्टेटमेंट P एक्सॉर Q, ये जो सिंबल है हमारा, ये एक्सॉर का सिंबल होता है। इसको हम पढ़ते हैं एक्सॉर ऑफ P एंड Q, and it is true when both these statements are in opposite state and is false otherwise। जब दोनों ही स्टेटमेंट्स अपोजिट स्टेट में होते हैं तो हमें ट्रू मिलता है, वरना हमें फॉल्स मिलता है। यानी कि अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो हमें मिलेगा ट्रू, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तो हमें मिलेगा फॉल्स। इसका मतलब क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ये किसका अपोजिट हुआ? आपने एक पढ़ा था बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में जब दोनों सेम होते थे, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होते थे, तब ट्रू होता था यहाँ, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता था तो फॉल्स मिलता था। यहाँ पर उसका अपोजिट है, जब एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तब तो हमें ट्रू मिलता है, और जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स होते हैं तो हमें फॉल्स मिलता है। तो ये जो एक्सॉर कनेक्टिव होता है ये हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का अपोजिट होता है। तो अगर आपको बाई कंडीशनल स्टेटमेंट याद है, उसकी सारी वैल्यूज को उल्टा कीजिए, उल्टा का मतलब अपोजिट कीजिए, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो आपको कौन सा मिल जाएगा, एक्सॉर कनेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी बताते हैं वो हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। जैसे सम, नो, ऑल, ये जो वर्ड्स हैं ये सब हमें क्वांटिटी बताते हैं। जैसे सम का मतलब कुछ, नो का मतलब कोई भी नहीं, ऑल का मतलब सारे के सारे। तो ये वर्ड्स हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं, यानी कि जो वर्ड्स हमें क्वांटिटी के बारे में बताएं वो हमारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें क्वांटिफायर्स हैं, वो देखते हैं हम। जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है सम पीपल आर ऑनेस्ट। सम का मतलब कुछ लोग ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड सम है ये हमारा क्या है, क्वांटिफायर है। ऐसे ही नो वुमेन इज प्लेयर, कोई भी वुमेन प्लेयर नहीं है। तो हमें पता चल रहा है इससे कि कोई वुमेन जो है वो प्लेयर नहीं है, हमें क्वांटिटी पता चली 0, मीन्स नंबर ऑफ वुमेन्स विच आर प्लेयर इज 0। तो यहाँ पर जो वर्ड नो है वो हमारा क्वांटिफायर है। नेक्स्ट है ऑल अमेरिकन्स आर क्रेजी, सारे अमेरिकन्स क्रेजी होते हैं। इसका मतलब ये जो ऑल है ये हमें ये बात बता रहा है कि सारे अमेरिकन्स क्रेजी हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस में सम, नो और ऑल ये वर्ड्स हमारे क्वांटिफायर्स का काम कर रहे हैं, जो हमें क्वांटिटी बताते हैं। अब हमारे दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, जिसमें पहला क्वांटिफायर है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल का मतलब वो क्वांटिफायर जो हमें ये बताता है कि जो स्टेटमेंट है
वो दिए हुए वेरिएबल की या दिए हुए स्टेटमेंट की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। मतलब वो वैल्यू आप उस दिए हुए स्टेटमेंट में कुछ भी अप्लाई करो, कोई भी वैल्यू पुट करो, कुछ भी आप कह सकते हैं कि आप उस दिए हुए स्टेटमेंट में वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। तो जो ऐसा क्वांटिफायर होता है जो हमें ये बताता है कि दिया हुआ स्टेटमेंट वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, वो हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। जैसे देखिए, लेट पी बी द स्टेटमेंट, पी कोई स्टेटमेंट है, वी डिफाइन, ये सिंबल होता है हमारा फॉर एवरी, फॉर एवरी का मतलब सारे, फॉर एवरी एक्स पी। इसका मतलब क्या हुआ? टू मीन दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन सेट द स्टेटमेंट पी इज ट्रू। किसी दिए हुए सेट में एक्स की हर एक वैल्यू के लिए जो स्टेटमेंट पी है वो कैसा है? ट्रू है। तो ये जो सिंबल होता है फॉर एवरी का, यही हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। इसी को हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। तो अगर किसी स्टेटमेंट पी के आगे ये लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स, इसका मतलब होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x प्लस 4 ग्रेटर देन 3 इज एक्सप्रेस्ड एज फॉर एवरी एक्स पी। देखिए, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है x प्लस 4 ग्रेटर देन 3, आप इसमें x की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर लगाइए। कोई भी नेचुरल जब नंबर लगाएंगे तो ये कंडीशन देखिए हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। आप x की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी लगाइए, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। यानी कि ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए कैसा है? ट्रू है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी एक्स पी, पी की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है। जहाँ पर x हमारा क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है, और p क्या है? हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट होता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट दिए हुए सेट की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तब जो क्वांटिफायर होता है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। अब हमारा दूसरा क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है? ये एक ऐसा क्वांटिफायर है जो हमें ये बताता है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सेट की कुछ वैल्यूज के लिए ही ट्रू है। या आप कह सकते हो दिए हुए सेट में कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसा हमारा क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहलाता है। तो लेट पी बी अ स्टेटमेंट वी डिफाइन देयर एग्जिस्ट, ये हमारा सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी, इसका मतलब क्या हुआ? टू मीन दैट फॉर वन और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की एक या एक से अधिक वैल्यूज के लिए दिए हुए सेट में जो स्टेटमेंट पी है वो कैसा है? ट्रू है। द स्टेटमेंट पी इज ट्रू। देन द सिंबल, तब ये जो सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, ये हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। जैसे सॉरी, हियर इज अ मिस्टेक, ये हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं होगा, ये होगा हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वो क्वांटिफायर होता है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो दिए हुए सेट की एक या एक से अधिक वैल्यूज़, यानी कि कुछ वैल्यूज़ के लिए ही ट्रू है। अगर सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, अगर कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। जैसे देयर एग्जिस्ट एक्स such that x square minus 4x is equal to 16 is expressed as there exists x p। हमने इस स्टेटमेंट को
देयर एग्जिस्ट से लिखा, फॉर एवरी से नहीं लिखा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है ये ट्रू होगा, पर x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है। यानी कि ये पूरा जो स्टेटमेंट हुआ ये x की सिर्फ दो ही वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा। इसलिए हम इस स्टेटमेंट p के आगे क्या लगाएंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाएंगे। तो आपने इसलिए लिखा है देयर एग्जिस्ट एक्स पी, यानी x की कुछ वैल्यूज के लिए ही p ट्रू है, जहां पर x क्या होगा, कोई भी एक नंबर होगा, और p क्या होगा, दिया हुआ स्टेटमेंट होता है। तो अगर दिया हुआ स्टेटमेंट हमारी सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है वहां पर, और अगर कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होता है तो वहां पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, आर्ग्यूमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें सॉल्यूशन देता है या कंक्लूजन देता है दिए हुए प्रेमिसेस से या दिए हुए स्टेटमेंट से। मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं या मुझे बहुत सारी बातें मालूम हैं, उन सारी बातों को समझने के बाद मैं अगर अपना कोई एक रिजल्ट निकालूं या कोई कंक्लूजन दूं, ठीक है, तो वो जो कंक्लूजन होता है उसको निकालने का जो प्रोसेस हुआ, मैंने सारे स्टेटमेंट्स को स्टडी करा और उसको स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन दिया, तो जो प्रोसेस यूज हुआ पूरा, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो एन आर्ग्यूमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ प्रीमिसेस और स्टेटमेंट्स। प्रीमिसेस और स्टेटमेंट्स एक ही चीज होती है। अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो, यानी हमने जो प्रोसेस यूज करा है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अब हमारा आर्ग्यूमेंट सही है या गलत, ये हम चेक करते हैं। तो हमारा एक होता है वैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड का मतलब हुआ एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द कंजंक्शन ऑफ प्रीमिसेस इंप्लाइज द कंक्लूजन। वैलिड आर्ग्यूमेंट का मतलब तो ये हुआ कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है, मतलब सही है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट सही है ये पता कैसे चलेगा, तो हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है वो तभी होता है इफ एंड ओनली इफ द कंजंक्शन ऑफ द प्रीमिसेस, यानी कि आपके पास जितने भी प्रीमिसेस, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन सबका तो क्या कर दीजिए, कंजंक्शन कर दीजिए, और फिर उसके बाद इंप्लाइज द कंक्लूजन, और जो रिजल्टेंट आए कंजंक्शन का उसको इंप्लाइज कर दीजिए कंक्लूजन के ऊपर। यानी कि जब आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हुए थे, जो प्रीमिसेस दी हुई थी, आपने उन सबका कंजंक्शन करा, उन सबका एंड करा, उन्हें इंप्लाइज करा कंक्लूजन के ऊपर, और आपको सारी वैल्यूज कैसी मिल गई, ट्रू मिल गई। ये जो स्टेटमेंट लिखा है आपने, एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द कंजंक्शन ऑफ प्रीमिसेस इंप्लाइज द कंक्लूजन। मतलब अगर आप प्रीमिसेस का कंजंक्शन करके उसे कंक्लूजन के ऊपर इंप्लाइज करें और आपको रिजल्ट मिल जाए ट्रू, तब आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कैसा होता है, वैलिड होता है। तो आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपको दिए हुए स्टेटमेंट का कंजंक्शन करके उन्हें कंक्लूजन के ऊपर इंप्लाइज करना होता है। अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ गया तो आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि हमें जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है वो वैलिड है या नहीं। तो हमें एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट को लिखने का तरीका होता है P, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, और जो लास्ट में लिखा है लाइन के नीचे R, वो है आपका कंक्लूजन। यानी कि हमें तीन तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक P एंड Q, और एक P दिया है, एक P इंप्लाइज Q दिया है, और एक Q इंप्लाइज R दिया हुआ है। ये तीन स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको कितना दिया है, R।
ठीक। अब मुझे चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो वैलिड है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन सब का क्या करते हैं, कंजंक्शन करेंगे। ठीक। कंजंक्शन करने के बाद उनको इम्प्लाइज करेंगे किसके ऊपर, रिजल्टेंट आर के ऊपर। अगर सारी वैल्यूज ट्रू आ गई तब तो हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने यहाँ बताया है कि हमारे पास 3 प्रीमिसेस हैं, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर, और कंक्लूजन कितना है, आर। हम फाइंड क्या करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, इन तीनों का तो कंजंक्शन करा, एंड करा हमने, और उस पूरे रिजल्ट को इम्प्लाइज कर दिया किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो ये हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये फाइंड करा है। आपको इम्प्लाइज, आपने इम्प्लीकेशन यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ रखे हैं, कंजंक्शन यानी कि एंड भी पढ़ रखा है। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट था वो लिया, वो निकाला, और उसको इम्प्लाइज कर दिया किसके ऊपर, आर के ऊपर। उस पूरे को हमने क्या मान लिया है, एक फंक्शन मान लिया। और आप देख सकते हैं इस पूरे फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब कैसी हैं, ट्रू हैं। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आंसर है वो टोटोलॉजी होना चाहिए, सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं तब हमारा जो स्टेटमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट था हमें दिया हुआ था, वो कैसा है, वैलिड होगा। तो क्योंकि आपने ये पूरी कंडीशन अभी चेक करी और ये एक टोटोलॉजी आ गया, इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर इसमें से कोई एक भी वैल्यूज़ या सारी वैल्यूज़ हमारी कैसी हो जाती, फॉल्स हो जाती, तब ये वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होता। उस केस में ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता, या आप लिखते द गिवन आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड। सारी की सारी वैल्यूज़ ट्रू ही होनी चाहिए, तभी हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड होता है। क्लियर है? तो आपने आज जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें बहुत ध्यान से घर पे जाके पढ़िएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बुक से क्वेश्चंस लीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा, उनको सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। बाकी इसके आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।